जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीडीपी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सीटेट के लिए, जिसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिगम अक्षमताएं पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। तो एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। जल्दी एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, अधिगम अक्षमताएं, और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक क्या है हमारा? लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमताएं। तो ये अधिगम अक्षमताएं जो होती हैं ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अधिगम अक्षमताएं जो होती हैं वो कोई बीमारी नहीं होती हैं। क्या होती है? अधिगम अक्षमताएं जो है एक तरीके का विकार होता है। क्या होता है? अधिगम अक्षमताएं एक विकार है जो क्या करता है? कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करता है। कार्यात्मक क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्या होता है? अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं? यह एक विकार होती हैं जो कार्यात्मक क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अब अधिगम अक्षमताएं जितनी भी होती हैं वो सभी अधिगम अक्षमताएं तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है। तो जितनी भी अधिगम अक्षमताएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी होती हैं। किस सिस्टम से? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी होती हैं सभी अधिगम अक्षमताएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, अब हमारी पहली अधिगम अक्षमता स्टार्ट होती है। पहली डिसेबिलिटी क्या है? डिस्ग्राफिया है। पहली डिसेबिलिटी क्या है हमारी? डिस्ग्राफिया है, लेखन वैकल्य। ठीक है, अब देखो लेखन वैकल्य हिंदी में आएगा तो लेखन वैकल्य आएगा, इंग्लिश में आएगा तो डिस्ग्राफिया आएगा। आपको इस चैप्टर में सबकी इंग्लिश चेक करके क्वेश्चंस करनी है। क्या चेक करनी है? आपको इंग्लिश चेक करनी है। तो लेखन वैकल्य में लेखन से मतलब लिखना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, लिखना आ रहा है तो लिखने से संबंधित विकार कौन सा है? लेखन वैकल्य है। इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अब डिस्ग्राफिया में आपको ग्राफ वर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्राफ वर्ड आ रहा है। अब ग्राफ को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं? लिख कर ही तो प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बोल कर बनाएंगे, पढ़कर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? डिस्ग्राफिया में ग्राफ आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? किसी भी चीज़ का लिख कर ही तो बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो लिखने से संबंधित विकार जो है वो डिस्ग्राफिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिस्ग्राफिया को। आप कैसे याद रख सकते हैं? डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ रहा है और ग्राफ क्या है? लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, तो आपका डिस्ग्राफिया तैयार हो गया। टॉपिक डिस्ग्राफिया क्या है? एक लिखने से संबंधित विकार है, लेखन से संबंधित विकार है। और ये डिस्ग्राफिया जब मैंने आपको बताया, सभी जितनी भी अधिगम अक्षमताएं होती हैं सभी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, सभी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तो डिस्ग्राफिया भी एक अधिगम अक्षमता है, तो डिस्ग्राफिया भी क्या होगी? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होगी। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है और ये लिखने से संबंधित विकार है। आई होप डिस्ग्राफिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ आ रहा है, ग्राफ को आप लिखकर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित विकार है। और हिंदी में लेखन वैकल्य आपको इंग्लिश चेक करनी है पहले। ठीक है, इंग्लिश में देखना है आपको डिस्ग्राफिया लिखा हुआ होगा। और अगर हिंदी में लेखन वैकल्य लिख रहा है तो लेखन का मतलब क्या है? लिखना होता है। ठीक है, तो लिखने से संबंधित विकार क्या है? लेखन वैकल्य है। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित विकार है। और ये किससे जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है लेखन वैकल्य क्या है? एक व्यक्तित्व विकार है। डिस्ग्राफिया क्या है? एक व्यक्तित्व विकार है, एक शारीरिक अपंगता है, एक अधिगमात्मक अक्षमता है, या तंत्रिकीय विकार है। देखो व्यक्तित्व विकार नहीं है तो ए तो आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। शारीरिक अपंगता भी नहीं है, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब आ जाए अधिगमात्मक अक्षमता बचा और तंत्रिकीय विकार बचा। तो ये अधिगम से संबंधित अक्षमता होती है और तंत्रिकीय विकार भी है, ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से भी जुड़ी होती है डिस्ग्राफिया।
तो देखो इसमें जो आंसर माना करेक्ट, आयोग ने तो माना था अधिगमात्मक अक्षमता। क्या माना था? अधिगम वाली अक्षमता है, अधिगम से संबंधित अक्षमता है। लेकिन ये तंत्रिकीय विकार भी है। जब इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आंसर की पर किया गया तो आयोग ने सी और डी दोनों ही आंसर को करेक्ट माना। जिसने सी ऑप्शन लगाया अधिगमात्मक अक्षमता उसका भी करेक्ट है, जिसने डी ऑप्शन लगाया तंत्रिकीय विकार उसका भी करेक्ट है। तो ये सी और डी दोनों ही आंसर करेक्ट है। अधिगम अक्षमता भी है और ये तंत्रिकीय विकार भी है। तो डिस्ग्राफिया क्या है? अधिगमात्मक अक्षमता भी है और तंत्रिकीय विकार भी है। सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है रंग दृष्टिहीनता, बी ऑप्शन है लेखन वैकल्य, सी ऑप्शन है श्रवण में कठिनाई, डी ऑप्शन है दृष्टि की आंशिक हानि। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि लेखन वैकल्य तंत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जो आपका है कौन सा? लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य क्या होता है आपका? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है आपका तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये संवेदी बाध्यता से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो पहले देखो रंग दृष्टिहीनता, ये कट हो जाएगा। श्रवण में कठिनाई, ये भी कट हो जाएगा। दृष्टि की आंशिक हानि, ये भी कट हो जाएगा। कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? ये पूछ रहा है कौन सी नहीं आती है। तो लेखन वैकल्य आपको पता है, लेखन वैकल्य किस में आता है? तंत्र से जुड़ा होता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए बी इस ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया को हिंदी में गुणज वैकल्य भी बोलते हैं। अब डिस्कैलकुलिया में देखो कैलकुलेशन दिख रहा है आपको वर्ड। क्या दिख रहा है? कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्ड दिख रहा है। कैलकुलेशन किस में होती है? मैथमेटिक्स में होती है। कैलकुलेशन किस में होती है? डिस्कैलकुलिया में। आपको कैलकुलेशन वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैलकुलिया, तो कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में होती है। तो ये मैथ्स से संबंधित, कठिनाई से संबंधित विकार है। क्या है ये? कौन सा विकार है? गणना से संबंधित विकार है या गणित से संबंधित विकार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिस्कैलकुलिया क्या है? गणित से संबंधित विकार है, क्योंकि डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन वर्ड आ रहा है। कैलकुलेशन मैथ्स में होती है, तो ये मैथ्स से संबंधित विकार है डिस्कैलकुलिया। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिस्कैलकुलिया आपका आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया को ही पठन वैकल्य बोलते हैं और वाचन वैकल्य भी बोलते हैं। डिसलेक्सिया को क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य भी बोलते हैं, वाचन वैकल्य भी बोलते हैं। तो ये डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। आप एग्जाम्पल इस तरीके से याद रख सकते हैं एक ट्रिक के साथ कि डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है? लेक्स आ रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कोई इंसान जो है, आप गए लक्स साबुन लेने गए, ठीक है, दुकान पर, और उसने आपको दूसरा साबुन दे दिया, सपोज़ कीजिए सिंथॉल दे दिया। ठीक है, आप लक्स साबुन लेने गए और उसने सिंथॉल दे दिया। तो आप कैसे बताएंगे उसे कि ये जो है सिंथॉल दे दिया है, लक्स नहीं है? पढ़कर ही तो बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप पढ़कर बताएंगे। आप लेने गए लक्स साबुन और उसने दे दिया आपको सिंथॉल, तो आपने कैसे पता किया कि ये लक्स नहीं है? आपने पढ़कर पता किया कि ये सिंथॉल है। तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। लक्स आपने कैसे पढ़ कर देखा? लक्स से आपको सिंथॉल दे दिया, तो आपने कैसे देखा? पढ़कर देखा कि ये लक्स नहीं है, सिंथॉल है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार है। और सभी विकार मैंने आपको बताए तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो डिसलेक्सिया भी क्या है? तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है। अब देखो, ये पढ़ने से संबंधित भी है और लिखने से संबंधित भी है। जहाँ पढ़ने और लिखने दोनों में कठिनाई एक साथ बोले, पढ़ने और लिखने दोनों की कठिनाई बोले, तो आपको डिसलेक्सिया ऑप्शन लगाना है। क्या बोले? लिखने से संबंधित भी आ जाएगा ये। तो देखो, पढ़ने और लिखने दोनों से संबंधित बोले, वो पढ़ने और लिखने से संबंधित विकार है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित भी है और लिखने से संबंधित भी है। जब पढ़ने लिखने दोनों की बात करें तो आपको डिसलेक्सिया लगाना है। ठीक है, और जब केवल लिखने की बात करें तो आपको डिस्ग्राफिया लगाना है।
केवल लिखने की बात करें तो डिस्ग्राफिया लगाना है, पढ़ने और लिखने दोनों की बात करें तो आपको क्या लगाना है, डिसलेक्सिया लगाना है। पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई किस में होती है, डिसलेक्सिया में होती है। और एक और बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ भी है क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, मतलब ध्वनि में भी उसको कठिनाई होती है। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण करने में भी उसको कठिनाई होती है, ध्वनि निकालने में भी उसको कठिनाई होती है। तो ये जो है डिसलेक्सिया इससे भी संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया के अंदर। ठीक है, और क्या होता है डिसलेक्सिया में, बच्चा अक्षरों में भ्रमित होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अक्षरों में भ्रमित होता है। बी को क्या करता है, बच्चा डी लिखता है, और बॉज को क्या लिखता है, सो लिखता है। क्या हो जाएगा इसमें, बी को डी लिखता है और 16 को 61 लिखता है, बॉज को सो लिखता है, बॉज को क्या लिखता है, सो लिखता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने दोनों से संबंधित बोले तो डिसलेक्सिया है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई बोले तब भी आपको डिसलेक्सिया लगाना है। बच्चा अक्षरों में भ्रमित होता है, बी को डी और 16 को 61, बॉस को सो लिखता है, तो वो भी क्या है, एक डिसलेक्सिया है। कैसा विकार है, डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो ये था डिसलेक्सिया। अब बहुत सारी इसमें पॉइंट्स आए, हमने क्या क्या पढ़े। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने लिखने दोनों से संबंधित है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई से संबंधित है, अक्षरों में बच्चा भ्रमित होता है इससे भी संबंधित है। तो बहुत सारे विकार आ गए, क्या आ गए, बहुत सारे कठिनाइयाँ आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, इसी कारण इसको विकारों का बहुक्रम भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं, विचारों का बहुक्रम भी कहते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, डिसलेक्सिया को विचारों का बहुक्रम भी कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अभिकथन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक, अब आ गया ध्वन्यात्मक वर्ड, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली जो आपकी बात है, ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, सही है। क्या होता है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे को क्या होता है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण करने में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित करते हैं तो लाभ होता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। लेकिन ये इसमें क्या बात हो रहा है, इसमें अलग टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इसमें अलग अलग बात हो रही है। इसमें सेम बात नहीं हो रही है, इसमें थोड़ी अलग बात हो रही है, इसमें थोड़ी अलग बात हो रही है, इसलिए ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट तो दोनों है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो है कारण क्या है, एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी सही है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण करने में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कारण क्या है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, बिल्कुल लाभ होता है। अब इसमें कुछ अलग बात हो रही है, इसमें कुछ अलग बात हो रही है, इसलिए ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों करेक्ट हैं, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्वयस्कता की प्रवृत्ति जैसे अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है। अब देखो, आपको इतना सब नहीं पढ़ना, आपको बस ये देखना पढ़ने की बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पढ़ने में प्रवाह की कमी बोल रहा है, पढ़ने से रिलेटेड बोल रहा है। तो पढ़ने से रिलेटेड कौन सा विकार होता है,
पठन वैकल्यता होता है। कौन सा होता है? पठन वैकल्यता होता है। ठीक है, तो पढ़ने से रिलेटेड कौन सा विकार होता है? पठन वैकल्यता होता है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने से संबंधित कौन सा विकार होता है? आपका डिसलेक्सिया होता है। पठन वैकल्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वलीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका विकार। अक्सर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है? ये भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। स्वलीनता का क्या मतलब होता है? स्व का मतलब होता है खुद, लीन का मतलब खो जाना। तो ऐसा बच्चा जो खुद में खो जाए तो उसको क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो खुद में खो जाना, बच्चा क्या करेगा? दोहराव करेगा, बार बार रिपीटेशन करेगा, पुनरावृत्ति व्यवहार करेगा, अपने आप में ही खोया हुआ होगा। उसको क्या होगा? उसको कम्युनिकेशन करने में, सामाजिक कम्युनिकेशन करने में कठिनाई होगी। सामाजिक लोगों से उसे संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसका संवाद अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं अपने आप में खोए हुए, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, वो दिनचर्या में बहुत वो होते हैं, पालन करते हैं दिनचर्या का। उन्होंने जो दिनचर्या बनाई है उसका बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। कौन से बच्चे? ऑटिज्म बच्चे जो हैं वो अपनी दिनचर्या का बड़ी सख्ती से पालन करता है। मतलब टाइमिंग का, जैसे उन्होंने टाइम बना लिया, इतने बजे उन्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा जो टाइम टेबल है उस दिनचर्या का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है वो बच्चा। ठीक है, उसको सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होगी, उसका संवाद अच्छा नहीं होगा, लेकिन दिनचर्या का बड़ा सख्ती से पालन करेगा वो, और वो खुद में खोया हुआ रहता है। और उसका व्यवहार कैसा होता है? दोहराव, पुनरावृत्ति व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? पुनरावृत्ति व्यवहार, दोहराने वाला व्यवहार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसमें याद रखने की प्रवृत्ति जो होती है वो अच्छी होती है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में ही खोया हुआ है बच्चा। किस में खोया हुआ है? अपने आप में ही। तो उसको उसकी मेमोरी पावर जो होगी वो बहुत तेज होती है, मेमोरी उसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी से रिलेटेड। स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, किसी भी दृश्य सामग्री के प्रयोग से बचना। तो देखो, आपको ऐसे बच्चों को आपको मदद देनी है, मदद से बचना नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे बच्चों को आपको क्या करनी है? मदद करनी है, मदद देने से बचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दृश्य सामग्री के प्रयोग से बचने की बात हो रही है, तुरंत काट दो। सख्त अनुशासन की बात हो रही है, तुरंत काट दो। अब 2 ऑप्शन बचे, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना या निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना। तो इसमें क्या बात होती है? दिनचर्या की बात मैंने अभी आपको बताई थी कि बच्चा दिनचर्या का सख्ती से पालन करता है, जो भी उसका टाइम टेबल होता है उसका सख्ती से पालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। ऑटिज्म बच्चे क्या करते हैं? दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं, इसलिए उनके लिए एक प्रभावी रणनीति क्या होगी? अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना एक प्रभावी रणनीति होगी। क्वेश्चन 4 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी किसमें होती है? ये होती है, होगा, होता है, नहीं है, होती है। स्वलीनता से जूझ रहे, ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे को किसमें आसानी होती है? पहला है ऑप्शन, बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो आसानी किस में होती है? बच्चे को इजी क्या होता है? दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं, मैंने आपको बताया। तो बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में ए बिल्कुल कट जाएगा। अजनबियों के साथ संवाद करने में ये भी बिल्कुल कट जाएगा। गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में ये भी बिल्कुल कट जाएगा। परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में, स्वलीनता से जूझ रहे बच्चे, ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे को किस में आसानी होती है? उसको दिनचर्या में ही आसानी होती है। जो उसकी दिनचर्या फिक्स होती है उसका वो सख्ती से पालन करता है, इसलिए परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में उसे आसानी होती है। जो पहले से
बनाई हुई, पूर्वानुमेय दिनचर्या है, ठीक है, परिचित है दिनचर्या। तो जो दिनचर्या उसकी बनाई हुई है उसका ही पालन करने में उसको आसानी होती है। तो फिफ्थ का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ADHD क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। अब अवधान का क्या मतलब होता है, ध्यान, और न्यूनता का क्या मतलब है, कमी, ठीक है। तो ध्यान में कमी होती है इस वाले डिसऑर्डर में, ADHD में क्या होती है, बच्चे के ध्यान में कमी होती है, बच्चा आकुल होता है, आवेगशीलता से युक्त होता है, मतलब बेचैन होता है बच्चा। ऐसे बच्चों को कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में देना है। बच्चे के ध्यान में कमी हो रही है, अटेंशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, बच्चा आवेगशीलता बेचैन रहता है। जैसे कोई बच्चा क्या करता है, किसी के क्लास चल रही है और वो क्या कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो क्या कर रहा है, किसी बच्चे के हाथ मार रहा है पीछे से। टीचर ने देखा, उसे बाहर निकाला, तो जाते जाते भी वो उसका ध्यान उसी में है, किस में है, हाथ मारने में, मतलब बेचैन है, वो आवेगशीलता हाइपर एक्टिव है, ठीक है। तो वो ऐसी हरकतें करता है, ठीक है। तो ध्यान में कमी होना होता है ADHD में। आकुल आवेगशीलता होती है, बच्चे के अंदर बेचैनी होती है। ऐसे बच्चे को कार्य कैसे देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर वर्क देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता क्या है। क्या है, ऑप्शन ए है प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न, बी है विलंबित गतिक और भाषा कौशल, सी है उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, डी है आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तो वो क्या करता है, अभी मैंने बताया हाइपर एक्टिव रहता है ज़्यादा, क्या रहता है, आवेगशीलता रहती है उसके अंदर, वो क्या रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। तो ADHD में विकार की विशेषता क्या है, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, क्या है, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अब आता है डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया से आप याद रखेंगे, इसमें प्रेस वर्क आ रहा है, और प्रेस कैसे की जाती है, अगर किसी को जाना है, आप किसी के कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, गति से करेंगे, स्पीड से करेंगे। तो ये गतिक कौशल से संबंधित विकार है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डिस्प्लेक्सिया में प्रेस कैसे करते हैं, गति से, तो ये गतिक कौशल संबंधित विकार है, मोटर स्किल से संबंधित विकार है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अंगों के बीच समन्वय नहीं बना पाता, मतलब देख कहीं रहा है, बात कहीं कर रहा है और देख कहीं रहा है, अंगों के बीच उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है वो, ठीक है, समन्वय नहीं बना पाता है अंगों के बीच। तो ये होता है आपका डिस्प्लेक्सिया। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल में संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। अभी मैंने बताया आपको, जिसमें तालमेल नहीं होता है, अंगों में समन्वय नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति समन्वय वैकल्य। तो डिस्प्लेक्सिया होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, डिस्प्लेक्सिया हो जाएगा। भाषा वैकल्य कट हो जाएगा, पठन वैकल्य कट हो जाएगा, गुणज्य वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया कट हो जाएगा। तो क्या होता है आपका, जहाँ बच्चा का जो है हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है, वो क्या होता है, डिस्प्लेक्सिया होता है। जहाँ वो अंगों का संतुलन नहीं बना पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है अंगों के बीच, किसके बीच, यहाँ पे हाथ और आँख के तालमेल के बीच बात हो रही है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट देखते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में देखो मोर वर्ड आ रहा है, ठीक है। डिस्मोर्फिया होता क्या है, शारीरिक भ्रम वाली स्थिति पैदा करता है। जैसे किसी बच्चे ने मोर देखा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उसने मुर्गा देख लिया, लेकिन वो इन दोनों की शेप में अंतर नहीं कर पा रहा है, कौन सा मोर है कौन सा मुर्गा है। मोर को मुर्गा समझता है, मुर्गा को मोर समझता है, मतलब जो फिजिकल शेप है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, डिस्मोर्फिया है। फिर आती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या है, फेज आ रहा है, फेज का मतलब इसमें फंस समझ लो, जहाँ बच्चा बोलने में फंस जाए, भाषा से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित विकार होता है डिस्फेजिया। किससे होता है, कम्युनिकेशन से संबंधित विकार होता है, भाषा से संबंधित विकार होता है डिस्फेजिया। नेक्स्ट आता है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्थीमिया क्या होता है आपका, तनाव से संबंधित विकार होता है डिस्थीमिया।
डिस्थीमिया किससे संबंधित विकार होता है? तनाव से संबंधित विकार होता है। अब थीम क्या बन रही है? इन सारे विकारों की थीम क्या बन रही है? तनाव तो होगा ही, जब किसी को ये सब विकार होंगे तो तनाव से संबंधित थीम बन रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डिस्थीमिया क्या है? तनाव से संबंधित विकार है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ी? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे इसके हमने। तो आई होप आपको डिसेबिलिटीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी, और अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।